म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं तो एक शब्द है जो बार बार सुनने में आता है और अक्सर ना निवेशकों को थोड़ा उलझा भी देता है। वो है NAV, नेट एसेट वैल्यू। कई लोग इसे मतलब फंड अच्छा है या बुरा, सस्ता है या महंगा, इसका एक पैमाना सामान लेते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। NAV को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। हमारे पास भी NAV पर कुछ जानकारी और थोड़ा विश्लेषण है, तो सोचा आज इसी के आधार पर इस उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि भाई NAV आखिर है क्या, इसका असली मतलब क्या है और क्या ये वाकई उतना जरूरी है जितना हम समझते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा टॉपिक है ये। और हाँ, एक बात और शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे कि कम NAV का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फंड सस्ता है या उसमें ज्यादा कमाई होगी ही होगी। चलिए इस गुत्थी को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये NAV होता क्या है असल में, थोड़ा ये समझाइए। बिल्कुल, देखिए NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, ये दरअसल म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत होती है। बस इसे कैलकुलेट करने का तरीका भी सीधा सा है। फंड के पास जितनी भी संपत्ति हैं, जैसे शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं या कैश है, उसकी कुल मार्केट वैल्यू निकाल ली। उसमें से फंड की जो देनदारियां हैं, मतलब जो खर्चे वगैरह हैं, वो घटा दिए। अब जो रकम बची उसे फंड की कुल जारी की गई यूनिट्स की संख्या से भाग दे दिया। तो NAV हुआ इक्वल्स टू कुल संपत्ति, कुल देनदारियां, कुल यूनिट्स। ये हर कारोबारी दिन के आखिर में कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक यूनिट की कीमत है, एक तरह से उसका हिसाब है। हाँ, लेकिन फिर ये जो आम धारणा बन गई है कि अगर NAV कम है, मान लीजिए 15 रुपए है या 20 रुपए है, तो वो फंड सस्ता है और शायद उसमें आगे बढ़ने की ज्यादा गुंजाइश है। जबकि कोई 200 या 500 NAV वाला फंड हो तो वो महंगा लगता है। ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? हाँ, और देखिए यही सबसे बड़ी और शायद सबसे नुकसानदेह भ्रांतियों में से एक है। कम NAV का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि या तो वो फंड बाजार में नया है, अच्छा। या उसे शुरू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, या फिर उसने मान लीजिए अब तक उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई है। इसका सस्ते होने से कोई लेना देना है ही नहीं। सोचिए, जब कोई फंड लॉन्च होता है, NFO आता है, तो आमतौर पर उसकी NAV 10 रुपए रखी जाती है। हाँ, 10 रुपए ही होती है। तो वो तो बस एक शुरुआती बिंदु है, एक स्टार्टिंग पॉइंट। समय के साथ जैसे जैसे फंड के पोर्टफोलियो में जो संपत्ति है, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनकी कीमत बढ़ती है तो NAV भी बढ़ती जाती है। अच्छा, तो ये मतलब या तो नया है या कम चला है, बस इतना ही बताता है। एग्जैक्टली। तो फिर इसका उल्टा भी सही नहीं होगा। मतलब अगर किसी फंड की NAV बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 1000 रुपए हो गई, तो क्या वो महंगा हो गया? क्या अब उसमें पैसा लगाना ठीक नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दूसरी आम गलतफहमी है। ज्यादा NAV का मतलब ये नहीं कि फंड महंगा हो गया या उसमें अब ग्रोथ की गुंजाइश खत्म हो गई। बल्कि ज्यादा नायाब अक्सर इस बात का संकेत होता है कि फंड काफी पुराना है और उसने पिछले कई सालों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी वजह से उसकी संपत्ति का मूल्य बढ़ा है। तो ये एक तरह से एक सफल ट्रैक रिकॉर्ड का सबूत हो सकता है। अच्छा, मतलब ये तो अच्छी बात हुई एक तरह से। हाँ, आप उस फंड की भविष्य की संभावनाओं में निवेश कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री में नहीं, मतलब उसके पिछले NAV के आंकड़े में नहीं। सोचिए, एक 1000 रुपए NAV वाला फंड है, अगर वो अगले साल 10% रिटर्न देता है तो वो 1100 रुपए हो जाएगा। और एक 10 रुपए NAV वाला फंड है, अगर वो सिर्फ 5% रिटर्न देता है तो वो 10 रुपए 50 पैसे ही होगा। तो अहमियत किसकी है? परसेंटेज ग्रोथ की, शुरुआती नंबर की नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ज्यादा NAV तो बल्कि उसकी कामयाबी की कहानी बता सकती है। बिल्कुल। आने से ना उन्हें यूनिट ज्यादा मिल जाती हैं। जैसे अगर 1 लाख रुपए का निवेश किया और NAV 20 रुपए है तो 5000 यूनिट्स मिल गई। लेकिन अगर NAV 200 रुपए है तो सिर्फ 500 यूनिट्स मिली। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि ज्यादा यूनिट्स मिले? ज्यादा यूनिट्स मतलब ज्यादा मुनाफा, ऐसा सोचते हैं कई लोग। हाँ, ये भी एक बहुत आम भ्रम है और ये गणितीय रूप से बिल्कुल सही नहीं है। आपको कितनी यूनिट्स मिलती हैं, इसका आपके फाइनल रिटर्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो। कोई फर्क नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके निवेश का जो कुल मूल्य है वो कितने प्रतिशत बढ़ता है। चलिए इस C उदाहरण को लेते हैं जो आपने दिया। हाँ। मान लीजिए दोनों ही फंड्स का पोर्टफोलियो, मतलब उनके अंदर जो शेयर्स हैं, वो एक साल में 10% बढ़ जाते हैं। पहला मामला, NAV 20 रुपए थी, हाँ। आपको 5000 यूनिट्स मिली। NAV 10% बढ़ी तो 22 रुपए हो गई। आपके 5000 यूनिट्स की कुल कीमत कितनी हुई? 5000 गुणा 22 बराबर 1,10,000 रुपए। ठीक है, 1,10,000।
अब दूसरा मामला, एनएवी 200 रुपए थी, आपको 500 यूनिट्स मिली, एनएवी 10% बढ़ी तो 220 रुपए हो गई। आपके 500 यूनिट्स की कुल कीमत 500 गुणा 220 बराबर 1,10,000 रुपए। अरे वाह, ये तो बराबर ही है। देखा आपने, दोनों ही स्थितियों में आपका शुरुआती 1 लाख रुपए का निवेश बढ़कर 1,10,000 रुपए हो गया, यानी 10% का रिटर्न मिला। यूनिट्स की संख्या ज्यादा थी या कम, इससे आपके अंतिम मुनाफे पर कोई असर नहीं पड़ा। यूनिट्स की संख्या तो बस हिसाब किताब का एक तरीका है, आपकी दौलत का पैमाना नहीं है वो। असल मुद्दा तो फंड के पोर्टफोलियो का प्रदर्शन है, वो कैसा कर रहा है। वाह, ये उदाहरण तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है कि यूनिट्स की संख्या से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो फिर न्यू फंड ऑफर्स यानी एनएफओज का क्या? वो तो अक्सर 10 रुपए की एनएवी पर ही आते हैं। क्या उनमें निवेश करना हमेशा एक अच्छा सौदा होता है? क्योंकि एनएवी इतनी कम है, कई बार बड़ी मार्केटिंग भी होती है इनको लेकर। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि एनएफओज को लेकर भी काफी भ्रम रहता है लोगों में। सिर्फ इसलिए कि एनएफओ 10 रुपए की एनएवी पर मिल रहा है, वो अपने आप में बेहतर या आकर्षक निवेश नहीं बन जाता। अच्छा। जैसा हमने पहले कहा, 10 रुपए तो महज एक शुरुआती स्टैंडर्ड है। इसका फंड की क्वालिटी या भविष्य की संभावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। एनएफओ में निवेश करने का फैसला उसकी एनएवी देखकर नहीं करना चाहिए, बल्कि इन बातों पर आधारित होना चाहिए। पहला, क्या ये फंड कुछ नया या अनोखा पेश कर रहा है? क्या इसकी निवेश रणनीति मौजूदा फंड से अलग है? क्या ये किसी ऐसे सेक्टर या थीम या एसेट क्लास में निवेश कर रहा है जो आपके पोर्टफोलियो में पहले से नहीं है और आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी लगता है? दूसरा, फंड मैनेजमेंट टीम का अनुभव कैसा है? उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ठीक है, एनएफओ का अपना कोई इतिहास नहीं होता, लेकिन उसे मैनेज करने वाली टीम का अनुभव तो मायने रखता है ना? हाँ, वो तो है। और तीसरा, सबसे जरूरी, फंड के उद्देश्य और जोखिम क्या आपके अपने लक्ष्यों और आपकी जोखिम क्षमता से मेल खाते हैं? कई बार निवेशक सिर्फ 10 रुपए एनएवी के लालच में आ जाते हैं या मार्केटिंग के प्रभाव में आकर एनएफओ में पैसा लगा देते हैं, बिना ये सोचे कि क्या ये उनके लिए सही भी है या नहीं। और ये गलती महंगी पड़ सकती है, खासकर तब जब बाजार में पहले से ही स्थापित फंड्स मौजूद हों जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। बिल्कुल सही का, मतलब नया है और 10 रुपए का है, सिर्फ ये देख के कूद पड़ना ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। तो अगर हम इन सारी बातों को अब जोड़कर देखें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एनएवी का स्तर, चाहे वो कम हो या ज्यादा, वो सीधे तौर पर फंड के रिटर्न को प्रभावित नहीं करता और निवेशकों को सिर्फ एनएवी देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए? यही निष्कर्ष निकल रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एकदम यही बात है। एनएवी सिर्फ एक यूनिट की कीमत है। रिटर्न का निर्धारण तो फंड के अंदर रखी गई संपत्तियों, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह के प्रदर्शन से होता है। एनएवी तो उस प्रदर्शन का नतीजा है, कारण नहीं। अच्छा, नतीजा है, कारण नहीं, ये अच्छी तरह समझाया है आपने। हाँ, और ऐसा पूरी तरह संभव है और अक्सर होता भी है कि एक ज्यादा एनएवी वाला फंड, मान लीजिए 500 रुपए वाला, जिसका पोर्टफोलियो मजबूत है, अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगा है, जिसे अनुभवी फंड मैनेजर चला रहे हैं, वो कम एनएवी वाले फंड, मान लीजिए 20 रुपए वाले, जिसका पोर्टफोलियो कमजोर है या जिसकी रणनीति सही नहीं चल रही, उससे कहीं बेहतर रिटर्न दे दे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो निवेशक असल में फंड की एनएवी संख्या में निवेश नहीं कर रहे, वो उस फंड द्वारा मैनेज किए जा रहे एसेट पूल में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। उन एसेट्स की कीमत बढ़ेगी तो एनएवी बढ़ेगी और आपको रिटर्न मिलेगा। तो फोकस किस पर होना चाहिए? एसेट्स की क्वालिटी और मैनेजमेंट पर, न कि सिर्फ एनएवी के आंकड़े पर। ये बात अब एकदम साफ हो गई है कि एनएवी तो सिर्फ एक नंबर है, असल चीज तो फंड का पोर्टफोलियो और उसका मैनेजमेंट है। एग्जैक्टली। तो फिर अगर निवेशकों को सिर्फ नैव पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड चुनते समय या अपने मौजूदा निवेश को परखते समय उन्हें किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? असली चीजें क्या हैं जो मायने रखती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो स्रोत सामग्री है और निवेश के जो बुनियादी सिद्धांत है, उनके आधार पर निवेशकों को कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए, नैव को छोड़कर। पहली चीज है फंड का प्रदर्शन और उसकी निरंतरता, परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी। अच्छा। सिर्फ पिछले 1 साल का रिटर्न मत देखिए, ये देखिए कि फंड ने लंबी अवधि में 3 साल, 5 साल, 10 साल में कैसा प्रदर्शन किया है। क्या इसका प्रदर्शन लगातार अपने बेंचमार्क, मतलब जिससे उसकी तुलना होती है, और अपनी श्रेणी के दूसरे फंड से बेहतर रहा है? क्योंकि अचानक आया उछाल टिकाऊ नहीं हो सकता। कंसिस्टेंसी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लंबे समय का प्रदर्शन देखना है। हाँ। दूसरा, पोर्टफोलियो की गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी। ये जानना जरूरी है कि फंड का पैसा असल में लगा कहाँ है।
किस तरह की कंपनियों या बॉन्ड्स में निवेश किया गया है, क्या पोर्टफोलियो अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड है, मतलब फैला हुआ है, क्या उसमें ऐसे निवेश हैं जो फंड के घोषित उद्देश्य और रणनीति के अनुरूप हैं। ये भी जरूरी है जानना। तीसरा, फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजर कौन है, उनका अनुभव कितना है, क्या उनकी निवेश शैली स्पष्ट और सुसंगत है। एक अच्छे और अनुभवी फंड मैनेजर का होना फंड के प्रदर्शन पर बड़ा असर डाल सकता है। हाँ, मैनेजर का रोल तो अहम होता ही है। चौथा, आपके अपने निवेश लक्ष्य और समय सीमा, गोल्स और टाइम होराइजन। आपका पैसा लगाने का मकसद क्या है, रिटायरमेंट है, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, और आप कितने समय के लिए निवेशित रह सकते हैं। आपका लक्ष्य और समय सीमा तय करेंगे कि आपके लिए इक्विटी फंड सही है या डेट फंड या हाइब्रिड। लंबे समय के लिए इक्विटी बेहतर हो सकता है, छोटे समय के लिए डेट या लिक्विड फंड्स। सही बात है, अपना गोल क्लियर होना चाहिए। पांचवा, आपकी जोखिम क्षमता, रिस्क एपेटाइट। आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। हर फंड का अपना रिस्क लेवल होता है, कम, मध्यम, ज्यादा। तो ये पक्का करें कि फंड का रिस्क प्रोफाइल आपकी जोखिम सहनशीलता से मेल खाता हो। सिर्फ ज्यादा रिटर्न के पीछे भागना और अपनी क्षमता से ज्यादा जोखिम लेना भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, रिस्क का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छठा, खर्चे, एक्सपेंस रेशियो। हर म्यूचुअल फंड को चलाने में कुछ खर्चे आते हैं, इसे एक्सपेंस रेशियो के रूप में दिखाते हैं। ये सीधे आपके रिटर्न को कम करता है। तो अगर दो फंड्स का प्रदर्शन एक जैसा है तो कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चुनना बेहतर है। खासकर लंबी अवधि में इसका बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, ये फीस वाला पॉइंट भी जरूरी है। और सातवां और आखिरी, नियमित समीक्षा, रेगुलर रिव्यू। अपने निवेश को लगाकर भूल मत जाइए। कम से कम साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा जरूर करें। देखें कि क्या फंड अभी भी आपके लक्ष्यों के अनुरूप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपकी जोखिम क्षमता या लक्ष्यों में कोई बदलाव आया है। जरूरत पड़ने पर अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने से हिचकिचाएं नहीं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी बातें बताई आपने। मतलब एनएवी के पीछे भागने के बजाय इन सब पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। फंड का असल प्रदर्शन कैसा है, पैसा कहाँ लगा है, कौन मैनेज कर रहा है, और सबसे ज़रूरी, क्या वो फंड मेरे अपने लक्ष्यों और जोखिम लेने की क्षमता के लिए सही है या नहीं। बिल्कुल, फोकस इन चीजों पर होना चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो आज की चर्चा का मुख्य सार यही निकलता है कि म्यूचुअल फंड की एनएवी वो महज उसकी एक यूनिट की कीमत है। ये ना तो फंड के सस्ते या महंगे होने का पैमाना है और ना ही भविष्य के रिटर्न की कोई गारंटी। बिल्कुल सही। असली रिटर्न फंड के पोर्टफोलियो में शामिल संपत्तियों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है और ये एनएवी में होने वाली प्रतिशत वृद्धि के रूप में दिखता है, न कि एनएवी के ऊंचे या नीचे स्तर से। कम एनएवी का मतलब ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है और ज्यादा एनएवी का मतलब कम ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। सीधी सी बात है। उम्मीद है कि एनएवी को लेकर जो आम उलझनें और भ्रांतियां हैं वो इस बातचीत से काफी हद तक दूर हुई होंगी और निवेशकों को अपने फैसले लेने में मदद मिलेगी। और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। अगर तथ्यात्मक रूप से देखें तो एनएवी का स्तर निवेश के फैसले के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है ना? हाँ, यही तो हमने समझा। तो फिर क्यों इतने सारे निवेशक और कभी-कभी सलाहकार भी इस पर इतना जोर देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निवेश में हमारी अपनी सोच के पैटर्न, मतलब जो मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह होते हैं, साइकोलॉजिकल बायसेस, उनका नतीजा है? जैसे हमें कोई कम संख्या वाली चीज सस्ती लगने लगती है और ज्यादा संख्या वाली महंगी, भले ही उसका वास्तविक मूल्य कुछ और हो। इस पर सोचना शायद हमें और आपको सबको बेहतर निवेशक बनने में मदद कर सकता है। बहुत दिलचस्प नुक्ता, वाकई सोचने पे मजबूर करता है कि हम फैसले कैसे लेते हैं। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।